और यूक्रेन पर रूस के हमले के 44 दिन बीत गए हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ अब चीनी साइबर हमले की साजिश का भी खुलासा हुआ है। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 23 फरवरी यानी यूक्रेन पर रूस के हमले के एक दिन पहले से ही चीनी हैकर सक्रिय हैं। खुफिया अधिकारियों को ये दावा किया जा रहा है कि चीन में मौजूद चीनी हैकर्स यूक्रेन के सीक्रेट चुरा रहे हैं। हालांकि चीन साइबर हमले के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। तो चीन पर साइबर हमले का यहां पर आरोप लगाया गया है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन साफ सफाई देते हुए चीन ने साफ इस बात से इनकार किया है और कहा जा रहा है कि 23 फरवरी से ही चीन कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैक कर रहा था यूक्रेन के। और यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले में चीनी हैकर्स की साजिश के आरोपों के बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि यह युद्ध सिर्फ बम, बारूद और मिसाइल से ही नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि ताबड़तोड़ साइबर हमले भी हो रहे हैं। और आरोप है कि 44 दिनों में जारी युद्ध में वर्चुअल शहमात का खेल भी चल रहा है और हैकर्स भी इस लड़ाई में शामिल हैं। और एक तरफ अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन को हथियार और दूसरी मदद कर रहे हैं, तो दावा है कि रूस का साथ देने के लिए चीन ने हैकर्स की फौज युद्ध में उतार दी है। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन के हैकर्स 23 फरवरी यानी कि रूस के यूक्रेन पर हमले के एक दिन पहले से ही सक्रिय हैं और ये लोग यूक्रेन की वेबसाइट पर साइबर हमले करके वहां से जरूरी और गोपनीय जानकारी चुरा रहे हैं। और इन हैकर्स के निशाने पर यूक्रेन के कई कारोबारी संगठनों के साथ साथ परमाणु ऊर्जा से जुड़े संगठन भी हैं। उधर यूक्रेन में चल रही जंग जितनी लंबी हो रही है, चीन की चिंताएं भी उतनी ही बढ़ रही हैं। रूस के सामने आने वाली हर परेशानी से चीन की टेंशन बढ़ने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन की फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास ज्यादातर हथियार या तो रूस के ही हैं या फिर उनसे मिलते जुलते डिजाइन पर बनाए गए। इसीलिए रूस की फौज को मिलने वाले झटके चीन की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। आसमान से जमीन पर गिरने वाला रूस का हर प्लेन चीन को परेशान कर रहा है। यूक्रेन की फौज को मिलने वाली हर कामयाबी रूस की तरह चीन की भी चिंता बढ़ा रही। डर इस बात का है कि अगर इन्हीं हथियारों के साथ कल चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ताइवान पर तो अमेरिका और नेटो पहले ही चीन को चेतावनी दे चुके हैं। साफ कहा जा चुका है कि अगर ताइवान पर आक्रमण हुआ तो जवाब अमेरिका और नेटो की तरफ से दिया जाएगा। कीव पर कब्जे की कोशिश 40 दिन तक करने के बाद नाकाम होकर रूस की फौज ने अपनी दिशा ही बदल दी। लेकिन इस बात के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला यह कि रूस की फौज को कीव में मुंह की खानी पड़ी और दूसरा यह कि यह जंग अब कई महीने खिंच सकती है। लेकिन दोनों ही सूरत में चीन के लिए परेशानियां कई गुना ज्यादा होने वाली हैं, जिसकी वजह केवल चीन और रूस की नजदीकियां नहीं है बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था भी है। क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था केवल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बहुत कुछ ट्रेडिंग पर भी चलती है। मतलब यह कि दुनिया भर का सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर बेचना। लेकिन जंग की वजह से समुद्र के बहुत सारे रूट ठप पड़े हैं। इसका सीधा नुकसान चीन की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब होने के कारण भी चीन के लिए सप्लाई रूट बहुत अहम है। समुद्र के रास्ते चीन के लिए दुनिया भर में फैले अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे जंग लंबी होती जाएगी, चीन के लिए ये मुश्किलें उसके गले की फांस बनती जाएंगी। इसके अलावा भारत की तरह चीन भी अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए, मतलब पेट्रोल या डीजल के लिए आत्मनिर्भर नहीं है और जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन की अर्थव्यवस्था में चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग हो, कीमत कम होने की वजह से ही चीन दुनिया पर दबदबा बनाता रहा है। लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद चीन के लिए बाजार में टिके रहना भी मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बच के रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, और वो है अमेरिका को चुनौती देना। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खास तौर पर उसकी नेवी ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा। ताजा हालात को देखते हुए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। मतलब एक तरफ वो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापार पर कोई आंच ना आए, लेकिन अंदर खाने वो रूस को पूरा समर्थन दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जिस दिन वो अमेरिका पर हमला बोले
उस दिन रूस उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। असल में अमेरिका और चीन के बीच फसाद की जड़ है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। और अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर के ताइवान की यात्रा करने की खबरें आईं, चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका को तुरंत यह दौरा रद्द करने की धमकी दे डाली। जबकि अमेरिका और ताइवान की तरफ से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बस ऐसी खबरें हैं कि वो रविवार को जापान के दौरे के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। लेकिन चीन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। बल्कि ताइवान और अमेरिका दोनों को धमकाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन की सेना के 4 विमान ताइवान में घुसे। हालांकि कुछ पश्चिमी अधिकारियों का यह मानना है कि इस युद्ध में रूस का साथ देने के पीछे भी चीन की एक और गहरी चाल है और वो इस युद्ध में रूस का साथ देने के बहाने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस, बेलारूस और पोलैंड की भी जासूसी कर रहा है। चीन के हैकर्स इन देशों के सैन्य नेटवर्क पर भी साइबर हमले करके जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं और रूस और बेलारूस और पोलैंड की सरकार इन साइबर हमलों को यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले समझ रही है। लेकिन चीन इस युद्ध में साथ देने के बहाने अपनी खतरनाक चाल को अंजाम देने की साजिश में जुटा हुआ है। वहीं यूक्रेन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए 25,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी हैं। बताया जा रहा है कि इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की मदद से कीव पर होने वाले संभावित हमले में यूक्रेन को बचाने के लिए काफी मदद मिलेगी और हवा से होने वाले हमलों में रूस को जवाब दिया जा सकेगा। खबर है कि इन मिसाइलों के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में यूक्रेन को 60,000 एंटी टैंक सिस्टम भी भेजे गए हैं। ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हथियारों की जरूरत बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार देने की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों से ऐसी ही अपील की थी और दलील दी थी कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को उससे अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने दावा किया था कि रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेत्स्क की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। Треба сказати про якусь іншу країну. Я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस की सेना वहां के दूसरे शहरों में भी मौत का वैसा ही खेल खेलना चाहती है। ज़ेलेंस्की के लुहांस्क और डोनेत्स्क से जुड़े बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं वहां भी लोगों का वही हाल ना हो। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी प्लानिंग थोड़ी बदली है और अब उसका पूरा फोकस पूर्वी इलाके पर है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाके पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में नहीं है। यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुखोई शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा।
और दावा है कि ये वीडियो पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन से ही किसी ने इंटरनेट पर डाला, जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सुखोई 34 आग बरसाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा। वीडियो कुछ सेकंड का ही है। शोले बरसाने के बाद सुखोई आगे बढ़ गया, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया। मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है, जिसका मकसद दुश्मन की मिसाइल को चकमा देना होता है। फाइटर जेट उड़ा रहे पायलट को जैसे ही भनक भी लगती है कि कोई मिसाइल उसके जेट को निशाना बना सकती है, वो तुरंत थर्मल फ्लेयर हवा में छोड़ देता है। ये आग के शोले मिसाइल को भटका सकते हैं, क्योंकि कोई भी मिसाइल आमतौर पर गर्मी की तरफ जाती है और उसी का पीछा करती है। जैसे ही बेहद ऊंचे तापमान वाली तरंगे फाइटर जेट से निकलती हैं, मिसाइल फाइटर जेट की जगह उन तरंगों के पीछे जाने लगती है और फाइटर बचने में कामयाब हो जाता है। जिस सुखोई 34 का वीडियो सामने आया, उसमें खास तौर पर मिसाइल के हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। सुखोई 34 फाइटर जेट की कीमत $36 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब $250 करोड़ बताई जाती है। यूक्रेन में चल रही जंग में रूस के फाइटर जेट का सामना दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से भी हो रहा है। इनमें सोवियत संघ के दौर में रूस का ही बनाया हुआ S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावा जैवलिन, स्ट्रिंगर्स और स्टार स्ट्रीक जैसी मिसाइलें भी यूक्रेन के पास अलग अलग मुल्कों से पहुंच चुकी हैं, जिनके निशाने पर रूस के जंगी जहाज हैं। इन मिसाइलों से रूस को खतरा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेशन के लिए उसके फाइटर जेट काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए मजबूर है। इसीलिए रूस सुखोई 34 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मिसाइलों से बचते हुए अपने निशाने पर सटीक हमले कर सके। और युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस मारिउपोल शहर पर कब्जे की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो अपनी सेना को एकजुट करने में लगा हुआ है। और इस बार वो और भीषण तरीके से मारिउपोल में धमाके करने की कोशिश में है और इसी वजह से वो वहां पर कई तरीके की साजिश रच रहा है और उसने हथियार लगाना भी अब शुरू कर दिया है मारिउपोल में, क्योंकि इससे पहले भी उसने कब्जा करने की कोशिश की थी मारिउपोल शहर पर, लेकिन कब्जा उस वक्त नहीं कर पाया था। और ऐसे में अब रवैया आक्रामक हो चला है रूस का और रूस की सेना अब और ज्यादा तैयारी के साथ मारिउपोल की ओर बढ़ रही है। रूस की भारी भरकम सेना से लड़ रहे यूक्रेन ने एक बार फिर नेटो देशों से हथियार मांगे। जेलेंस्की ने यह पहली बार नहीं किया। 24 फरवरी के बाद से वो लगातार नेटो देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। जंग के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे, जहां नेटो देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसके बाद उन्होंने दो टूक कहा कि इस समय यूक्रेन को जो 3 चीजें चाहिए वो हैं हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार। Has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons. अमेरिका और यूरोप के देशों से यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात सुनकर लगा कि वो मदद ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। मतलब ये कि रूस के हथियारों के सामने यूक्रेन के हथियार वैसे ही हैं जैसे हाथी के सामने चींटी। यही वजह रही कि दिमित्रो ने नेटो देशों के सामने साफ साफ बोला कि जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने लोगों की जान बचेगी। The more weapons we get and the sooner they arrive in Ukraine, the more human lives will be saved. जेलेंस्की इससे पहले भी हथियारों के लिए नेटो देशों के आगे झोली फैला चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने बीच बीच में नेटो देशों को ये कहकर लताड़ा था कि वो रूस से डरते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग की जड़ ही नेटो है, जिसमें शामिल होने के लालच में जेलेंस्की ने पुतिन जैसे ताकतवर इंसान से झगड़ा मोल ले लिया और यूक्रेन युद्ध की आग में जल उठा। 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन पर आसमान से आग बरसानी शुरू की थी, तो ना अमेरिका ने और ना ही नेटो देशों में किसी ने अपनी सेना भेजी थी। और तब से अब तक यूक्रेन के सैनिक खुद ही रूस की सेना से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की की जबान ये कह कहकर छिल गई कि पश्चिमी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन बाइडेन और नेटो के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जिसके बाद यूक्रेन ने अपनी रणनीति थोड़ी बदल दी और अब वो दूसरे देशों से ये कहकर हथियार मांग रहा है उनसे वो शांति की स्थापना करेगा। But today weapons serve the purpose of peace. लेकिन नेटो देशों ने फूंक फूंक कर कदम रखा। विश्व युद्ध या यूं कहे कि परमाणु युद्ध की आशंका से सहमे नेटो ने एक बार फिर सेफ गेम खेला। We are providing support, but at the same time working hard to prevent escalation of the conflict. कहा जा रहा है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने खास तौर पर जर्मनी से मदद मांगी। उन्होंने जर्मनी से कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने के काम में तेजी लाए, क्योंकि बर्लिन के पास तो वक्त ही वक्त है, लेकिन कीव के पास नहीं। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने खास तौर पर जर्मनी का नाम इसलिए लिया
क्योंकि उसने संकेत दिए थे कि वो रूस के साथ संबंध बनाए रखने के पक्ष में है। और कहा जा रहा है इस बात में उसका साथ फ्रांस और तुर्की भी दे रहे हैं। न्यूयॉर्क